नमस्कार। 3 साल मोदी सरकार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में हम मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं और अब लेंगे रिपोर्ट कार्ड देश के कानून और कम्युनिकेशंस मंत्री रविशंकर प्रसाद, आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। एक जमाने में कम्युनिकेशन भी इन्हीं के पास था। रविशंकर जी, ये बताइए, कोई भी सरकार कानून के बगैर चल नहीं सकती और मैं शुरू करूंगा आम आदमी की तकलीफ जो होती है। इस देश में आज की तारीख में 2.8 करोड़ 2.8 करोड़ केसेस पेंडिंग है देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और 5000 जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी है। आप बताइए 3 सालों में क्या किया है सरकार ने जिसमें वाकई लीगल रिफॉर्म आ पाए, जिससे आम आदमी को लगे कि मुझे वाकई न्याय मिल सकता है और फास्ट ट्रैक मिल सकता है। देखिए, पहली बात, जैसे ही मैं मंत्री बना था, मैंने जो 5000 वैकेंसी की बात आपने कही जी, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस, सबऑर्डिनेट जजेस की वैकेंसी है जी। उसमें ना भारत सरकार की कोई भूमिका है ना प्रदेशों की भूमिका है। ये काम हाईकोर्ट खुद करता है या उनके निर्देश पर पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। तो मैंने कई बार आग्रह किया कि इसको जल्दी फिलअप करिए, कुछ हुआ है और करने की जरूरत है। जहां तक हमारा सवाल है, पहले हमने नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट लाया था, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। अभी तक हमने 126 अपॉइंटमेंट पिछले साल किए, जो हाईएस्ट था हाई कोर्ट जजेस का। पिछले 30 साल में एवरेज 70-72 हुआ करता था। हमने 126 किया, आगे भी करेंगे। लेकिन हमने सबसे बड़ा काम किया है कि हम जस्टिस डिलीवरी को आईटी से जोड़ रहे हैं। अभी लगभग 16,000 कोर्ट को हमने डिजिटाइज किया। हमने एक जुडिशियल पोर्टल बनाया है, कितना पेंडिंग है, कितने ऑर्डर्स हैं। और अभी आपको जानकर खुशी होगी, जो आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमने 3 नए प्रोग्राम किए हैं। एक, प्रो बोनो लॉयरिंग, वकील अपने को रजिस्टर करें, हम फ्री लीगल एड देंगे डिस्ट्रिक्ट में, सबऑर्डिनेट में, स्टेट में। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा, जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर आईटी की महिलाएं काम करती हैं, लोग काम करते, 2.5 लाख हैं, वहां पर एक हमने लीगल एड प्रमोटर की बात कही है और वो गरीबों को हेल्प करेगी, जहां नालसा के सिस्टम में वकीलों से कोऑर्डिनेट करेंगे। और तीसरा, हम शिक्षा मित्र जस्टिस फ्रेंड को नियुक्त कर रहे हैं। 10 साल के पुराने जहां जहां केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे लगभग 1000 डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 1 साल पहले आपको याद होगा, जस्टिस टीएस ठाकुर जब चीफ जस्टिस थे, वो रो पड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपील की थी, आप भी थे तब, और उन्होंने कहा था कुछ ना कुछ करिए। 70,000 जजेस की जरूरत है इस देश में, प्रधानमंत्री कुछ करिए, और वो रो पड़े थे। और आपने उन पर एक तरह से आरोप तब लगाया था। पहली बात, उस समय कानून मंत्री नहीं था जी, लेकिन किसी भी देश के चीफ जस्टिस को रोना नहीं चाहिए, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसी के बाद मैंने होमवर्क करना शुरू किया। 70,000 की बात आई तो 5,000 वैकेंसी, जो काम कोर्ट को करना है वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, मैंने बताना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए, पिछले 95 से अब तक 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया जुडिशरी में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। 2,050 करोड़ मोदी की सरकार ने दिया है पिछले 2.5 साल में। हम पूरा सहयोग करेंगे। ये हम लोगों ने जो देखा डिस्कोर्स पूरा बढ़ते हुए यूपी इलेक्शन के पहले और उसके बाद भी, उसमें 3 तलाक से लेकर अवैध बूचड़खाना और ऐसे मुद्दे बहुत हावी हुए। चूंकि ट्रिपल तलाक, और आप लॉ मिनिस्टर हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है कि अब तो खैर सुनवाई पूरी हो गई है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से फैसला आएगा वो आएगा। सरकार ने अपनी तरफ से बैन के लिए पुरजोर जो बातें कही जा सकती थी वो कही हैं। आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, 3 तलाक को चैलेंज करते हुए भुक्तभोगी मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने इसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस दिया कि सरकार अपना स्टैंड, और मैं कानून मंत्री के रूप में भारत का स्टैंड बताया है। हमारे मूल तक 3 बिंदु हैं। यह सवाल न इबादत का है, न धर्म का है, न पूजा का है। यह सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी। हमारे 3 बिंदु हैं। आजादी के 70 साल बाद क्या बड़े समाज की मुस्लिम महिलाएं ऐसा रह सकती हैं कि संविधान की धारा 15, 14, 21 के बावजूद उनको 3 बार तलाक दिया, आप घर से बाहर जाइए। दूसरा, हम पूजा का सम्मान करते हैं, लेकिन हर कुप्रथा पूजा का अंग नहीं बन सकती। क्या कोई हिंदू कहेगा मैं दलितों की छुआछूत करूंगा क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है? छुआछूत दलितों के खिलाफ असंवैधानिक है। और तीसरी बात, अगर 20 से 22 इस्लामिक बहुल देशों में
3 तलाक को नियंत्रित किया गया, तो भारत में इस पर चर्चा क्यों हो रही है जबकि वहां शरिया की खिलाफत नहीं माना गया? हां, मैं एक बात पॉलिटिकल आपके चैनल पर कहना चाहूंगा, जो मैंने यूपी के चुनाव में कहते, जो कि आपने यूपी की बात की, सबसे अधिक भुगभोगी महिलाएं 3 तलाक की उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, बाकी जगह होंगी। सोनिया जी क्यों खामोश है? महिला नेत्री हैं। मायावती जी क्यों खामोश है? ममता जी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? यही तो हम कहते हैं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सीधा उदाहरण है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार है उस पर भी खामोश रहो। हां, हमें इस बात का गर्व है, ये मोदी जी की सरकार है, राजीव गांधी की नहीं है। बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए आप अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं और इसीलिए आप नैरेटिव उस तरह से ले जा रहे हैं। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके ऐसे अनुभवी पत्रकार ये सवाल पूछ रही हैं। हिंदुओं में पहले बाल विवाह था, शारदा एक्ट आया, सती प्रथा थी, उसको समाप्त किया गया। पहले महिलाओं को संपत्ति के अधिकार नहीं मिलते थे, 1937 एक्ट आया, बाद में उसको पूरा किया गया। डाउरी पर बहुत सख्ती है, निर्भया हुआ तो रेप को मजबूत किया गया। समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। यहां तो 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं ही गुहार कर रही हैं और मेरे ख्याल में सही है। हां, एक बात हम अवश्य कहेंगे, राजीव गांधी की सरकार शाहवानों पर झुक गई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार सख्त है और सख्त रहेगी और पूरी मजबूती के साथ 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अगर आपको 2014 का मैनिफेस्टो याद होगा कि जब भी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा है तो राम मंदिर है कि हम बनाएंगे राम मंदिर। यानी ट्रिपल तलाक छोड़िए एक मिनट के लिए, आपने भी एक आस्था के मुद्दे को राजनीतिक रूप दे दिया। फिर आप कहते हैं कि वो कानून का मुद्दा है, अब आप कहते हैं लॉ विल डिसाइड। एक जमाने में कहते थे आप आस्था का मुद्दा है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये 3 सालों में कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को भी एक तरह से जागृति हुई है कि अब ये राम मंदिर की जो राजनीति है वो अब नहीं चलेगी, अब आपको विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। छोड़िए आस्था, छोड़िए ये सब, अब हम एक लाइन पर आ गए हैं। अब आप ये बातें जनता के सामने ज्यादा करते नहीं है, क्या ये सही है? क्योंकि आप राम मंदिर के इशू में लॉयर भी रहे हैं। देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, राम लल्ला के लॉयर थे आप। राम लल्ला के आप एक बार रविशंकर जी चारा घोटाले को उजागर करने वाले भी वकील थे, आपको मालूम है ना। देखिए, आप एक बात समझिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता है सबका विकास सबका साथ, और हम कर रहे हैं। सुबह से आप देख रहे हैं क्या क्या विकास हुआ, आप चर्चा भी कर रहे हैं। आप करिए, हमसे पूछेंगे, मैं भी अपनी थोड़ी बातों को बताऊंगा। लेकिन राम जन्मभूमि पर अपनी प्रतिबद्धता को हमने कभी छुपाया नहीं। आपने कहा कानून की बात है, फैसला तो लखनऊ बेंच इलाहाबाद ने किया ना कि जहां रामलल्ला पैदा हुए वहीं हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ। इसको कोर्ट ने देव के रूप में स्थापित किया है। और क्षमा करिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी होल्ड किया है कि दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को कानूनी रूप से प्रूव करने में असफल रहा, ये भी फैसला हुआ है। अब बाकी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन राजदीप जी, आपको याद होगा उस समय आप भी मुझे फॉलो कर रहे थे, मैंने उस फैसले पर अपील किया था कि मुस्लिम पक्ष को जाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने कभी यह आपत्ति नहीं की कि राम हिंदुओं के ईश्वर हैं, अयोध्या पवित्र है। हमने कहा इसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अब मामला कोर्ट में है तो होने दीजिए, वहां भी हम लोग जीतेंगे। मैं उस मामले के पूर्व वकील के रूप में कह रहा हूं। एक वो मामला है और एक सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी साजिश के मामले में उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पर कहा कि साजिश का मामला उन पर चलेगा। उमा भारती कहती है कि इसमें साजिश का क्या मामला है, जो भी था खुल्लम खुल्ला था। क्या ये सुप्रीम कोर्ट जिस गंभीरता से इस मामले को ले रहा है उसको पूरी तरह से नकार देना नहीं है पब्लिक में, कि जो भी था खुल्लम खुल्ला था और चाहे वो नारे तमाम लगे हो कि एक धक्का और? देखिए अंजना जी, आपके तरह अनुभवी पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अडवाणी जी और उमा जी का कन्विक्शन मानना, ये आभास देना ठीक नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। मैं पहले अडवाणी जी का वकील भी रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, सब जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि रायबरेली और वहां के केस साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे, और कॉन्स्पिरेसी एंगल पर भी ट्रायल होगा। और भारत के संविधान में हर एक्यूज को अधिकार है, एक बलात्कारी और हत्यारे को भी, कि उसे निर्दोष माना जाए जब तक फैसला नहीं होता। तो आप ये जो निर्णय संकेत दे रही हैं आज तक के दर्शकों को कि उनका कन्विक्शन हो गया, ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि अडवाणी जी के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है, बाकी के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा, नहीं होगा तो होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया से एक बात को माना है। लेकिन एक बात आप ये भी तो देखिए, आप हमारी सरकार ने कभी उस केस को विड्रॉ करने के लिए कुछ कहा क्या?
अटल जी की सरकार भी आई। लालू जी तो कहते हैं निपटाने के लिए ऐसे वक्त पर कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने नाम आए। लालू जी की दिक्कत क्या है कि चारा घोटाले में खुद निपट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर दिया है, तो मैं उनकी परेशानी समझता हूं। और जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया 90 में रथ यात्रा में, वो आज आडवाणी जी के प्रेमी हो गए हैं। सर सुप्रीम जी बैठे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए कि 90 में आडवाणी का वकील भी मैं ही था जब उनको गिरफ्तार किया गया था। तो चिंता मत करिए आप, लालू जी की परेशानी हम समझते हैं, उनको छोड़ दीजिए। है सरकार का कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोले तो उसको तुरंत देशद्रोही बोल दिया जाता है या उसको टारगेट किया जाता है, सही है? देखिए, सबसे अधिक देशद्रोही बोला गया था हम लोग को इमरजेंसी के समय, याद है ना आपको? इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, याद है आपको? हमारे लोकनायक जयप्रकाश को भी क्या क्या कहा गया था। और देखिए, जो आप आलोचना की बात करती हैं अंजना जी, सबसे अधिक तो आलोचना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की हुई है। 12 साल दुनिया में उनके खिलाफ कैंपेन चला, दर्जनों केस किए गए, सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील रहा हूं। झूठे आरोप, एसआईटी ने 9 केस में उनको इन्वेस्टिगेट किया, 18 घंटे इंट्रोगेट किया, फिर भी पाया कुछ नहीं है। फिर बाकी खोला गया, फिर बाकी केस खोला गया। लेकिन क्षमा करिए, ये तो आप मत कहिए जैसे हमसे हमारे अध्यक्ष जी को तंग किया गया कि मैं आज चूंकि केस खत्म हो गया है, मैं डे 1 से एक वकील के रूप में कहा इसमें कोई बेसिस नहीं है। तो इसलिए ये जो आप लोग कहते हैं लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे मोदी जी ने जिस दिन सरकार बनी क्या कहा? हमारी सरकार सबके लिए काम करेगी, सबका साथ सबका विकास की बात करेगी। और मुझे मालूम है दिल्ली में ऐसे बहुत झोले वाले थे जिनका एकमात्र काम था मोदी जी को टारगेट करो भारत में और दुनिया में। हमने कहा कि कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ, जो गलती थी वो कार्रवाई होगी। लेकिन आपसे मैं एक बात कहूंगा, कुछ लोग भ्रष्टाचार करेंगे, शेल कंपनी कला करके दिल्ली में मकान, ब्रिजवासन में मकान, सैनिक फार्म में मकान, बड़े बड़े मॉल्स बनाएंगे, और एक के पिताजी बड़े मंत्री रहेंगे तो सारा कमीशन उन्हीं के पास जाएगा चीजों को सेट करने के लिए। तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? बिल्कुल होनी चाहिए।